गुड मॉर्निंग साथियों। बात करते हैं व्याख्यान विधि के बारे में। इस विधि का शिक्षण में सबसे अधिक योगदान होता है। इसमें प्रकरण संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं को तार्किक आधार पर क्रमबद्ध करके प्रस्तुत किया जाता है। तो व्याख्यान विधि होती है शिक्षक केंद्रित होती है। यह सबसे सरल, रोचक, प्राचीन विधि मानी जाती है, परंतु यह विधि छोटे बालकों के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है, बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी है। अब इसके गुण के बारे में बात करें तो कई परिस्थितियों में विशेष रूप से उपयोगी है। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं जो विज्ञान को पढ़ाते समय इस विधि के प्रयोग में आवश्यक एवं उपयोगी है। जैसे किसी पाठ की प्रस्तावना करना, पढ़ाई गई वस्तु का सारांश देते समय, प्रयोग संबंधी निर्देशन देते समय, कठिन प्रसंगों को स्पष्ट करते समय, महान वैज्ञानिकों की जीवनियों से अवगत कराते समय यह विधि उपयोगी मानी जाती है। दूसरा, इसमें समय की बचत होती है। इसके अंतर्गत थोड़े समय में विद्यार्थियों को बातें सिखाई जा सकती है और समय पर पाठ्यक्रम को समाप्त किया जा सकता है। तीसरा, सरल और सुविधाजनक विधि है। इसमें अध्यापक को पढ़ाते समय न तो बहुत अधिक तैयारी करनी पड़ती है और ना पढ़ाते समय प्रयोगों को करने में उलझना पड़ता है। तो इसलिए ये बड़े स्तर के लिए बहुत अच्छी विधि है, लेकिन छोटे स्तर के लिए बहुत ही अच्छी विधि नहीं है। दोष में अपन इसको पढ़ेंगे कि कोई भी विधि हो उसके गुण होते हैं तो उसके दोष भी होते हैं। तो व्याख्यान विधि के जो दोष हैं वो पहला तो ये अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि ये शिक्षक केंद्रित है। और कोई भी विधि जो शिक्षक केंद्रित हो वो अमनोवैज्ञानिक होगी। अगर विधि बालक केंद्रित है तो वो मनोवैज्ञानिक होगी। जो ये विधि है जो मानसिक शक्तियों का उचित रूप से विकास नहीं करती। इसमें तर्क, स्मरण, कल्पना और चिंतनशीलता का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि यह विधि विद्यार्थियों को तर्क करने, चिंतन करने का अवसर ही नहीं देती है। और अव्यावहारिक विधि जो होती है, इस विधि में करो और सीखो जैसी उपयोगी सिद्धांत की अवहेलना की जाती है। तो इस प्रकार से ये व्याख्या विधि यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। फिर अपन बात करते हैं प्रदर्शन विधि के ऊपर। प्रदर्शन विधि में क्या होता है कि विज्ञान की शिक्षण विधि में शिक्षक कुछ प्रयोगों, उपकरणों एवं उनकी कार्यविधि का प्रदर्शन करता है। यह विधि काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि वस्तु को देखकर उसके संबंध में समझना सुनने की अपेक्षा अधिक आसान रहता है। क्योंकि यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए इसलिए उपयोगी होती है क्योंकि बालक प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को देख सकता है। क्योंकि इस विधि में बालक प्रयोग प्रदर्शन के माध्यम से अधिगम में अधिक रुचि लेता है, और छोटे कक्षाओं के लिए उपयोगी है कि बालक खुद से करके सीखता है। लर्निंग बाई डूइंग उसका हो पाता है। अब इस विधियों की गुण की बात करें तो एक सक्रिय वातावरण का निर्माण करने में प्रदर्शन विधि सहायक है। इसके अंतर्गत अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं, जिससे कक्षा का वातावरण पूर्ण रूप से सक्रिय और सजग रहता है। मानसिक विकास में सहायक है। इस विधि में वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग करने से कार्य करने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। अध्यापक के कार्य में सहायता मिलती है। इस विधि में स्पष्ट और स्थायी ज्ञान होता है। समय की बचत, सबसे बड़ी बात, प्रदर्शन विधि में समय की बचत होती है। अब इस प्रयोग प्रदर्शन विधि के अपन दोष की बात करें तो प्रयोगात्मक क्षमता का अभाव होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कमजोर होती है, क्योंकि विद्यार्थी को अन्वेषणात्मक और रचनात्मक प्रवृत्तियों को विकसित होने में उपयोगी नहीं है। यह विद्यार्थी केंद्रित नहीं है। इसमें शिक्षक भी क्या होता है, एक्टिव होता है। और यह विधि पाठ्यक्रम के अनुकूल नहीं है। पूरा पाठ्यक्रम प्रयोग प्रदर्शन विधि से नहीं करा सकते हैं, इसीलिए भी ये भी इसका एक बहुत बड़ा दोष है। अब तीसरी विधि जो है प्रयोगशाला विधि, उसकी चर्चा करते हैं साथियों। ये सारी विधियाँ शिक्षक केंद्रित ही चल रही है। प्रयोगशाला विधि जो है ये विधि मनोवैज्ञानिक है और ये छात्र केंद्रित विधि है। प्रयोगशाला विधि छात्र केंद्रित विधि है। ये विज्ञान की यह शिक्षण विधि एक अन्वेषण विधि है। इसमें छात्र पढ़कर सिद्धांतों की स्वयं खोज करता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है, और विद्यार्थी स्वयं व्यक्तिगत रूप से स्वयं प्रयोग तथा प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव प्राप्त करता है और उचित निरीक्षण द्वारा परिणाम पर पहुंचकर कोई नियम तथा सिद्धांत बनाता है। अध्यापक बीच बीच में निरीक्षण के द्वारा उनकी क्रियाओं में सहयोग देते हैं। अब प्रयोगशाला विधि की अपन गुणों की बात करें तो सबसे पहली बात, बाल केंद्रित विधि है, इसलिए मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि शिक्षण सिद्धांतों के अनुकूल है और इस विधि में स्थूल से सूक्ष्म, ज्ञात से अज्ञात, करो और सीखो इत्यादि सिद्धांतों पर आधारित है। इस विधि में वैज्ञानिक ढंग का प्रशिक्षण होता है, कार्यकुशलता का विकास होता है और व्यक्तिगत योग्यता सामर्थ्य के अनुसार विकसित होती है। अब दोषों की बात करें तो प्रयोगशाला विधि के दोष हैं। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है। छोटे बच्चे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पिछड़े हुए मंदबुद्धि बालकों के लिए अनुपयोगी है। यह अव्यवहारिक विधि है, क्योंकि बालक प्रयोगशाला में इसकी पूर्ति नहीं कर सकता है और नहीं आप पूरा सिलेबस इसके हिसाब से पढ़ा सकते हैं। तो धन्यवाद। इसी के साथ इसका समापन करते हैं। अगली विधि जो अपन खोज विधि, अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक वाली पढ़ेंगे। धन्यवाद।